यहाँ पर हम देखते हैं खराब सिग्नल के बारे में। खराब सिग्नल की कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, किस तरीके से हम पहचानते हैं कि कोई भी सिग्नल खराब है। जब भी सिग्नल खराब होता है तो हम उसको ऑन स्थिति में मान करके चलते हैं, और ऑन स्थिति में जिस तरीके सिग्नल होता है उसी तरीके से उसके साथ में बिहेवियर करते हैं। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में सिग्नल को खराब माना जाता है, जैसे जब सिग्नल लीवर बटन की आज्ञा का पालन न करे, सिग्नल का बुझ जाना, सिग्नल का कांच टूट जाना या चटक जाना, जब सिग्नल टिमटिमा रहा हो, सिग्नल का हत्था या खंभा टूट जाना, सिग्नल का एक समय में एक से ज़्यादा संकेत देना, इंटरलॉकिंग के कारण संबंधित पॉइंट खराब होने पर उससे संबंधित सिग्नल भी खराब माना जाएगा। राउटिंग सिग्नल होम सिग्नल से इंटरलॉक्ड होने पर होम सिग्नल को भी खराब माना जाएगा। एक गहरी लाइन पर एक दिशा से आने वाली गाड़ी के लिए आगमन सिग्नल ऑफ स्थिति में हो तो उसी समय विरुद्ध दिशा में जाने के लिए प्रस्थान सिग्नल भी ऑफ स्थिति में आ जाए। सिग्नल का तार टूट जाना, सिग्नल का हत्था अपर्याप्त मात्रा में झुकना या उठना, सिग्नल का सिग्नल रिपीटर खराब होने पर, या सिग्नल बॉबिंग या फ्लैशिंग होना। अब हमें देखना है चेतावनी क्या है। अगर ख़राब सिग्नल है तो उसके लिए चेतावनी क्या दी गई है, या चेतावनी या दूर सिग्नल खराब है तो उसके लिए क्या चेतावनी दी गई है। यदि कोई चेतावनी या डिस्टेंट सिग्नल ऑन स्थिति में खराब हो जाए तो स्टेशन मास्टर इस बारे में सिग्नल निरीक्षक को या सेक्शन कंट्रोलर को सूचना देगा। यदि वार्नर या डिस्टेंट सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब हो जाए, जैसे चेतावनी या जो डिस्टेंट सिग्नल है वो ऑफ स्थिति में खराब हो जाए तो उसे ऑन स्थिति में लाना संभव न हो तो यह बहुत खतरनाक सिग्नल हो जाएगा। स्टेशन मास्टर इसे ऑन स्थिति में करने का प्रयास करेगा, बत्ती बुझाएगा तथा प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ पिछले स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन पर आने वाली किसी भी गाड़ी को तब तक लाइन क्लियर नहीं देगा जब तक कि स्टेशन मास्टर ने उस सिग्नल के नीचे एक सक्षम रेल सेवक खतरा हाथ सिग्नल के साथ तैनात नहीं कर दिया गया हो और यह रेल सेवक आती हुई गाड़ी के लोको पायलट को खतरा हाथ सिग्नल नहीं दिखा रहा हो। पिछले स्टेशन मास्टर से गाड़ी रोक कर लोको पायलट को अगले स्टेशन का वार्नर या डिस्टेंट सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब है इसका पालन नहीं करना है, उसकी लिखित सूचना सतर्कता आदेश न दे दिया गया हो और लोको पायलट से उसकी पावती न ले ली गई हो। सक्षम रेल सेवक यानी पॉइंट्समैन आने वाली गाड़ी को खतरा हाथ सिग्नल दिखा करके गाड़ी रोकेगा और गाड़ी रुकने के बाद ऑल राइट सिग्नल दिखाएगा। लोको पायलट आगे बढ़ेगा, अगले रोक सिग्नल के संकेत का पालन करेगा। यदि गेट का वार्नर या डिस्टेंट सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब हो जाए तो गेटमैन उसकी बत्ती बुझा देगा और तुरंत उसकी सूचना स्टेशन मास्टर को देगा। स्टेशन मास्टर यह सूचना प्राप्त होने पर तुरंत प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ अगले स्टेशन को उसकी सूचना देगा और सेक्शन कंट्रोलर को भी सूचित करेगा। इसके बाद स्टेशन मास्टर प्रभावित सेक्शन में प्रवेश करने वाली सभी गाड़ियों को खड़ा करेंगे और उनके लोको पायलट को इस बारे में सतर्कता आदेश जारी करेंगे। रोक सिग्नल को खराब या ऑन स्थिति में पार करना हो तो उसके तरीके क्या है। पूर्व सूचना T6391 दे करके पार करना होगा। रोक सिग्नल के नीचे लगा कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करके, विशेष अनुदेशों के अनुसार सिग्नल पोस्ट टेलीफोन पर प्राइवेट नंबर दे करके, लिखित प्राधिकार पत्र T3693B दे करके और सिग्नल पोस्ट पर लगे मार्कर के अनुसार। अब यहाँ पर पूर्व सूचना के बारे में बात करें कि पूर्व सूचना केवल प्रथम रोक सिग्नल के लिए दी जाती है, बशर्त है कि वह प्रथम रोक सिग्नल स्टेशन का अंतिम रोक सिग्नल न हो, अर्थात सी क्लास स्टेशन का होम सिग्नल न हो, क्योंकि सी क्लास स्टेशन का जो होम सिग्नल होता है वही सी क्लास स्टेशन का अंतिम रोक सिग्नल होता है। पूर्व सूचना देने का स्थान की बात करें तो जैसे कि कॉशन नोटिस स्टेशन पर, पिछले स्टेशन पर और गाड़ी रुकने वाले स्टेशन पर पूर्व सूचना देने की बात की जाती है। फिर होम सिग्नल का खराब होना, अगर होम सिग्नल खराब हो जाता है तब हम क्या करेंगे। ऐसा होम सिग्नल ऐसा होम सिग्नल जो कि स्टेशन का प्रथम रोक सिग्नल है, इसकी पूर्व सूचना दी जा सकती है। जब लोको पायलट पिछले स्टेशन के द्वारा पूर्व सूचना दी गई हो तो पिछले स्टेशन से लोको पायलट को T3691 प्राधिकार पत्र दिया जाएगा और स्टेशन मास्टर होम सिग्नल ऑफ करने की सभी शर्तें, कांटे सेट, क्लैंप और तालित पूरी होने के बाद एक पॉइंट्समैन सक्षम रेल सेवक को हाथ सिग्नलों के साथ होम सिग्नल पर भेजेगा। पॉइंट्समैन आती हुई गाड़ी को देख करके ऑल राइट हाथ सिग्नल दिखाएगा। लोको पायलट पिछले स्टेशन से प्राप्त T3691 तथा ऑल राइट सिग्नल को होम सिग्नल के नीचे से दिखाया
जाना देख करके होम सिग्नल को बिना रोके 15 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम गति से आगे स्टेशन की ओर बढ़ेगा। ऐसे प्रथम रोक सिग्नल जिस पर कॉलिंग ऑन सिग्नल पोस्ट टेलीफोन का प्रावधान है उसकी पूर्व सूचना नहीं दी जाएगी। जब लोको पायलट को पूर्व सूचना नहीं दी गई हो तो गाड़ी होम सिग्नल पर रोकेगी। स्टेशन मास्टर होम सिग्नल ऑफ करने की सभी शर्तें पूरी कांटे सेट क्लैंप एवं तालित करने के बाद यह पॉइंट्समैन सक्षम रेल सेवक को T3693B के साथ होम सिग्नल पर भेजेगा। पॉइंट्समैन लोको पायलट को T3693B अधिकार पत्र देगा तथा होम सिग्नल के नीचे से ऑल राइट हाथ सिग्नल दिखाएगा। लोको पायलट T3693B प्राप्त करने के बाद पॉइंट्समैन का ऑल राइट हाथ सिग्नल देख करके होम सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करता हुआ स्टेशन की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट हम देखें, ऐसा होम सिग्नल खराब जो स्टेशन का प्रथम या अंतिम रोक सिग्नल हो तो उसकी पूर्व सूचना दी जाएगी। जैसे तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि ऐसा होम सिग्नल जो खराब हो जो उस स्टेशन का प्रथम और अंतिम रोक सिग्नल हो उसकी पूर्व सूचना नहीं दी जाएगी। जैसे गाड़ी को होम सिग्नल पर रोका जाएगा, स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेगा और लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर को T3693B पर लिखेगा। लोको पायलट को T3693B दिया जाएगा और लोको पायलट इस पर लिखा प्राइवेट नंबर देख करके अपनी गाड़ी को आगे सामान्य गति से लेकर जाएगा। फिर राउटिंग सिग्नल का खराब होना, उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि होम सिग्नल राउटिंग सिग्नल के साथ इंटरलॉक हो, अगर हमारा होम सिग्नल है यदि हमारा होम सिग्नल राउटिंग सिग्नल के साथ इंटरलॉक हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा होम सिग्नल राउटिंग सिग्नल के साथ इंटरलॉक हो तो इसकी पूर्व सूचना नहीं दी जाएगी, होम सिग्नलों को भी खराब माना जाएगा। स्टेशन मास्टर राउटिंग सिग्नल को ऑफ करने की शर्तें पूरी होने के बाद दोनों सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए एक ही T3693B पॉइंट्समैन द्वारा होम सिग्नलों पर भिजवाया जाएगा। गाड़ी होम सिग्नल पर रोकेगी और पॉइंट्समैन लोको पायलट को T3693B देगा और गाड़ी को स्टेशन और गाड़ी खड़ी करने होने के स्थान पर पायलट करेगा। नेक्स्ट हम देखें, जब होम सिग्नल राउटिंग सिग्नल के साथ इंटरलॉक न हो, अगर हमारा होम सिग्नल है राउटिंग सिग्नल के साथ इंटरलॉक न हो तो क्या करेंगे, होम सिग्नल को खराब नहीं माना जाएगा लेकिन उन्हें ऑन स्थिति में रखा जाएगा। गाड़ी होम सिग्नल पर रुकेगी, गाड़ी रुकने के बाद होम सिग्नल ऑफ किए जाएंगे, इसके बाद गाड़ी राउटिंग सिग्नल पर आकर रुकेगी। स्टेशन मास्टर राउटिंग सिग्नल ऑफ करने की शर्तें पूरी करने के बाद पॉइंट्समैन को T3693B के साथ राउटिंग सिग्नल के नीचे भेजेगा और पॉइंट्समैन लोको पायलट को T3693B देगा और गाड़ी को स्टेशन तक पायलट करेगा। फिर है, मान लीजिए हमारा प्रस्थान सिग्नल खराब है, तो प्रस्थान सिग्नल खराब है, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रस्थान सिग्नलों के खराब होने की पूर्व सूचना यहाँ पर नहीं दी जाएगी। स्टार्टर सिग्नल अगर खराब है तो हम क्या करेंगे, गाड़ियों को स्टेशन पर रोका जाएगा। यदि स्टार्टर सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा है तो उसे ऑफ करके स्टार्टर सिग्नल पार कराया जाएगा और यदि स्टार्टर सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं है तो स्टार्टर सिग्नल ऑफ करने की शर्तें पूरी होने पर स्टेशन मास्टर एक पॉइंट्समैन को T3693B देकर भेजेगा। पॉइंट्समैन लोको पायलट को अधिकार पत्र देगा और स्टार्टर सिग्नल के नीचे से ऑल राइट हाथ सिग्नल दिखाएगा और यदि स्टार्टर सिग्नल उस स्टेशन का अंतिम रोक सिग्नल हो तो स्टेशन मास्टर T3693B पर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट लिखेगा कि अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया गया है। स्टेशन मास्टर लोको पायलट को अधिकार पत्र जारी करने से पहले यह अवश्य सुनिश्चित करेगा कि SR 3.68 विघेयक के अनुसार कांटे सेट क्लैंप और तालित कर दिए गए हैं। यदि कांटों को सेट क्लैंप और लॉक करने के लिए CASM या केबिन मैन उत्तरदायी है तो स्टेशन मास्टर उसके साथ इस बारे में प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेगा। फिर है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल खराब है। एडवांस स्टार्टर सिग्नल खराब है तो हम क्या करेंगे, गाड़ियों को स्टेशन पर रोका जाएगा, स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेगा। यदि रास्ते में कांटे पड़ते हैं तो स्टेशन मास्टर ASM स्विचमैन पहले
यह सुनिश्चित करेगा कि कांटे सही तरीके से सेट हैं, क्लैंप एवं लॉक हैं। उसके बाद ही अधिकार पत्र दिया जाएगा और अधिकार पत्र पर यह भी उल्लेख किया जाएगा कि कांटे से गुजरते समय गाड़ी की गति 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होगी और सामान्यतः ब्लॉक सेक्शन में कांटे नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं दोहरी लाइन खंड पर। दोहरी लाइन खंड पर T3693V या इक्यारी लाइन खंड पर जहां टोकन लेस ब्लॉक उपकरण लगे हैं वहां पेपर लाइन क्लियर टिकट TD 1425 डाउन के लिए और TC 1425 अप के लिए दिया जाएगा और दिए जाने वाले अधिकार पत्र T/3693V पेपर लाइन क्लियर टिकट पर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर का भी उल्लेख किया जाएगा और इसके बाद स्टार्टर सिग्नल ऑफ किया जाएगा और यदि स्टार्टर सिग्नल एडवांस स्टार्टर सिग्नल के साथ इंटरलॉक हो और एडवांस स्टार्टर सिग्नल खराब हो जाएं तो स्टार्टर सिग्नल को इंटरलॉकिंग के कारण ऑफ नहीं किया जा सकेगा। स्टेशन मास्टर स्टेशन पर ही गाड़ी खड़ी रोकेगा और अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं SR नंबर 3.681 घेक के अनुसार घेक की फर्स्ट और सेकंड है। तो यहाँ पर हम देखें 3.68 का जो क्या है और घेक के अनुसार क्या है, यानी फर्स्ट और सेकंड हम देखते हैं। उसमें बताया गया है 3.68 घे में फर्स्ट और सेकंड के अनुसार रास्तों के कांटों को सेट क्लैंप और लॉक करने के बाद T369C3 देगा जिस पर स्टार्टर सिग्नल एडवांस स्टार्टर सिग्नल तथा अगले स्टेशन से लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर का उल्लेख रहेगा और पॉइंट्समैन लोको पायलट को अधिकार पत्र देगा और स्टार्टर सिग्नल के नीचे से ऑल राइट हॉट सिग्नल दिखाएगा। फिर ऐसा एडवांस स्टार्टर का खराब होना जिसके आगे IVS लगा है और IVS कार्यरत है। स्टेशन मास्टर स्टेशन पर गाड़ी को रोकेगा। ट्रैक सर्किट एक्सल काउंटर के द्वारा गाड़ी को IVS तक जाने के लिए लाइन क्लियर देगा। लोको पायलट को एडवांस स्टार्टर सिग्नल ऑन स्थिति में पार करने के लिए T/3693V अधिकार पत्र देगा और T/3693V पर स्टेशन मास्टर स्वयं का प्राइवेट नंबर लिखेगा तथा एक रिमार्क भी लिखेगा कि आपको IVS तक जाने की अनुमति दी जाती है और आगे आप IVS के संकेतों का पालन करें। यदि एडवांस स्टार्टर और IVS दोनों खराब हों तो क्या करें? यदि एडवांस स्टार्टर और IVS दोनों खराब हों तो दोनों ब्लॉक सेक्शनों को एक ही ब्लॉक सेक्शन समझा जाएगा। IVS व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। गाड़ियों को स्टेशन पर रोका जाएगा। स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेगा। एडवांस स्टार्टर और IVS सिग्नल के लिए एक T3693V दिया जाएगा जिस पर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर लिखा जाएगा और साथ ही यह भी रिमार्क लिखा जाएगा कि अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया गया है। और यदि IVS गेट से इंटरलॉक हैं तो T/3693V पर अगले स्टेशन से प्राप्त प्राइवेट नंबर के साथ साथ गेटमैन का प्राइवेट नंबर भी लिखा जाएगा। फिर हम देखते हैं गेट सिग्नल मान लीजिए ख़राब है। जैसे हमारा मान लीजिए गेट सिग्नल ख़राब है। गेट सिग्नल ख़राब है तो क्या करेंगे? गेट सिग्नल को ऑन स्थिति में रखा जाएगा। अगर गेट सिग्नल ख़राब है तो गेट सिग्नल को हम ऑन स्थिति में रखेंगे। यदि लोको पायलट देखता है कि G मार्कर वाला गेट सिग्नल ऑन स्थिति में है तो वह लगातार लंबी सीटी बजा करके गेट सिग्नल के पहले अपनी गाड़ी रोक देगा और वह दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुक करके सिग्नल ऑफ होने का इंतज़ार करेगा। यदि इस अवधि में सिग्नल ऑफ नहीं होता है तो वह सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ेगा और यदि गेटमैन गेट बंद करके ऑल राइट सिग्नल दिखा रहा है तो लोको पायलट बिना रुके सावधानीपूर्वक संपार को पार करेगा और यदि गेटमैन वहां उपस्थित न हो तो गाड़ी को संपार से पहले रोकेगा। सहायक लोको पायलट के द्वारा सड़क यातायात के लिए फाटक को बंद करने तथा तालित करने के पश्चात ऑल राइट सिग्नल दिखाया जाएगा और गाड़ी को सावधानीपूर्वक पार करने के पश्चात गेट को खोला जाएगा। लोको पायलट जब बिना G मार्कर वाला गेट सिग्नल को ऑन स्थिति में पाता है तो वह अपनी गाड़ी को सिग्नल से पहले खड़ी करेगा और लगातार लंबी सीटी बजाएगा जिससे गेटमैन का ध्यान आकर्षित हो सके। गेटमैन गेट को सड़क यातायात के लिए बंद और तालित करने के बाद गेट सिग्नल पर जाकर के लोको पायलट को गेट सिग्नल की खराबी की रिपोर्ट करेगा और गाड़ी को पायलट करके संपार फाटक पार कराएगा।
अगले स्टेशन पर लोको पायलट गाड़ी रोकेगा और स्टेशन मास्टर को गेट सिग्नल खराबी की रिपोर्ट करेगा। स्टेशन मास्टर को जैसे ही ऐसी सूचना मिलती है तो वह तुरंत दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को सूचना देगा। दोनों ओर के स्टेशन मास्टर स्टेशन पर गाड़ियां रोकेंगे और प्रभावित सेक्शन में जाने वाली गाड़ियों को सतर्कता आदेश देकर के रवाना करेंगे। और जब फाटक रोक सिग्नल को दूर सिग्नल ऑफ स्थिति में ख़राब हो जाए तो उसे ऑन स्थिति में न रखा जा सके तो गेटमैन इस बात की जानकारी संपार फाटक से टेलीफोन पर बात करके स्टेशन मास्टर को देगा। स्टेशन मास्टर यह सूचना मिलने पर कि निकट के पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबरों का आदान प्रदान करके सूचना करेगा कि वह गाड़ियां खड़ी करें और प्रत्येक गाड़ी के लोको पायलट को खराब दूर सिग्नल से पहले गाड़ी खड़ी करने और आगे वाले गेट रोक सिग्नल के संकेत के अनुसार अगली कार्यवाही करने के लिए सतर्कता आदेश जारी करेगा। फिर है स्वचालित रोक सिग्नल, ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल या खराब सिग्नल है। स्वचालित रोक सिग्नल, ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल या खराब है। यदि लोको पायलट को स्वचालित सिग्नल ऑन स्थिति में मिले तो वह सिग्नल के पहले अपनी गाड़ी को रोकेगा और लगातार लंबी सीटी बजाएगा। लोको पायलट दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट रुक करके सिग्नल ऑफ होने का इंतजार करेगा और यदि इस दौरान सिग्नल ऑफ नहीं होता है तो लोको पायलट एक लंबी सीटी बजाएगा और गार्ड के साथ हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान करके गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। ऐसे समय गाड़ी की गति दृश्यता साफ होने पर 15 किलोमीटर पर आवर और दृश्यता साफ नहीं होने पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। आगे जाते समय लोको पायलट सतर्क रहेगा और किसी भी अवरोध के पूर्व गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेगा और यदि अगला सिग्नल ऑफ दिखाई दे तो भी अपनी गाड़ी की गति को तब तक नहीं बढ़ाएगा जब तक कि यह सुनिश्चित न कर ले कि जो सिग्नल ऑफ किया गया है वह उसकी गाड़ी के लिए ही है। फिर है अर्ध स्वचालित रोक सिग्नल यानी सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल। अर्ध स्वचालित रोक सिग्नल क्या है? सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ये खराब है। तो यदि सिग्नल का ए मार्कर प्रज्वलित है तो लोको पायलट इस सिग्नल को ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की तरह ऑन स्थिति में पार करेगा और यदि ए मार्कर बुझा है तो इस सिग्नल को हस्तचलित मानते हुए तब तक ऑन में पार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे पार करने के लिए कोई अधिकार पत्र न मिल जाए। फिर है स्वचालित सेक्शन में गेट सिग्नल खराब है। मान लीजिए स्वचालित सेक्शन में गेट सिग्नल खराब है। ए और जी मार्कर गेट सिग्नल खराब होने पर क्या करेंगे? एक खंभे पर पीली गोल चक्री पर काला जी लिखा मार्कर या साथ ही प्रज्वलित होने वाला ए मार्कर होता है। यदि ए मार्कर प्रकाशित होता है तो इसका अर्थ है कि गेट सड़क यातायात के लिए बंद है या तालित है। ऐसे समय में लोको पायलट इसे स्वचालित रोक सिग्नल की तरह ऑन स्थिति में पार करेगा और यदि ए अक्षर बुझा हो तो तब लोको पायलट इस सिग्नल को जी बोर्ड गेट सिग्नल की तरह नियमानुसार ऑन से में पार करेगा परंतु अगले सिग्नल तक गति प्रतिबंधित रहेगी। फिर जनरल रूल 3.171 ए और एजी मार्कर गेट सिग्नल के खराब होने पर क्या करेंगे? ऑटोमेटिक सेक्शन में जब कोई गेट सिग्नल किसी संपार फाटक की रक्षा के साथ साथ उससे संबंधित कांटों को भी रक्षा करता है तब उस खंभे पर काली पृष्ठभूमि पर एक सफ़ेद प्रज्वलित ए तथा एजी अक्षर लिखे होंगे और इस सिग्नल के संकेत इस तरीके से होंगे कि यदि ए अक्षर तभी प्रज्वलित होगा जब संपार फाटक सड़क यातायात के लिए बंद है और तालित हो और मार्ग में कांटे सही लगे हों और तालित हो और ऐसे समय लोको पायलट इस सिग्नल को स्वचालित रोक सिग्नल के नियमानुसार ऑन स्थिति में पार करेगा और एजी अक्षर तभी प्रज्वलित होगा तब मार्ग के कांटे सही तौर पर लगे हों, तालित हों किंतु संपार फाटक यातायात के लिए या तो खुला हो या खराब हो। ऐसे सिग्नल को लोको पायलट जी मार्कर गेट सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए नियमानुसार पार करेगा परंतु अगले सिग्नल तक गति प्रतिबंधित रहेगी। और जब भी कोई भी मार्कर प्रज्वलित न है अर्थात ए भी बुझा है और एजी भी बुझा हो तो यह समझा जाएगा कि न तो कांटे सही तौर पर लगे हैं न ही तालित हैं एवं संपार फाटक भी खुला या खराब है। ऐसी स्थिति में बिना अधिकार पत्र लिए इस सिग्नल को ऑन में पार नहीं किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं सहायक सिग्नल। मान लीजिए खराब है। सहायक सिग्नल खराब होने पर क्या करेंगे हम? सहायक सिग्नल खराब है तो कॉलिंग ऑन सिग्नल खराब होने पर खराब होने पर क्या करेंगे? कॉलिंग ऑन सिग्नल खराब होने पर उसके संचालन को बंद मान लिया जाता है और यह सिग्नल ऑन स्थिति में कोई संकेत नहीं देता है इसलिए इसे पार करने हेतु अधिकार पत्र नहीं दिया जाता है। शंट सिग्नल खराब होने पर क्या होता है?
जब शंट सिग्नल खराब हो तो उसे ऑन स्थिति में पार करने के लिए कोई अधिकार पत्र नहीं दिया जाएगा, बल्कि T806 पर उसका विवरण लिख दिया जाएगा और उस सिग्नल के नीचे से पॉइंट्समैन सक्षम रेल सेवक के द्वारा लोको पायलट को हरा हाथ सिग्नल दिखाया जाएगा। सहकारी सिग्नल खराब होने पर सहकारी सिग्नल खराब होने पर क्या होता है? को एक्टिंग सिग्नल में यदि एक सिग्नल खराब हो जाए तो दूसरा भी खराब माना जाएगा और दोनों ही सिग्नलों के ऑन स्थिति में पार करने के लिए एक ही अधिकार पत्र दिया जाएगा। रिपीटिंग सिग्नल खराब होने पर हम क्या करेंगे? मान लीजिए रिपीटिंग सिग्नल खराब हो गया तो रिपीटिंग सिग्नल खराब होने पर मुख्य सिग्नल को खराब नहीं माना जाएगा, यानी हमारा रिपीटिंग सिग्नल खराब होगा तो रिपीटिंग सिग्नल खराब होने पर मुख्य सिग्नल को हम खराब नहीं मानेंगे। सिग्नल को ऑन स्थिति में रखा जाएगा, उसे पार करने के लिए कोई अधिकार पत्र नहीं दिया जाएगा क्योंकि रिपीटिंग सिग्नल अगले रोक सिग्नल की स्थिति को दोहराता है एवं लोको पायलट इसे ऑन स्थिति में पार कर सकता है। स्थावर सिग्नल का अभाव या बिना बत्ती का मान लीजिए सिग्नल है। निम्नलिखित परिस्थिति में लोको पायलट यह मानकर चलेगा कि यह सिग्नल अपना सबसे प्रतिबंधित संकेत प्रदर्शित कर रहा है और यदि किसी स्थान पर जहां साधारणतः स्थावर सिग्नल रहता है वहां कोई स्थावर सिग्नल नहीं है, अथवा यदि किसी सिग्नल की बत्ती नहीं जल रही है तब भी जबकि उसे जलना चाहिए था, अथवा यदि रंगीन रोशनी की जगह सफ़ेद बत्ती दिखाई देती है, अथवा यदि सिग्नल का संकेत भ्रामक है या अपूर्ण रूप से दिखाया गया है, अथवा यदि एक से अधिक संकेत दिखाई देते हैं। परंतु यदि रात्रि के समय केवल आने वाली गाड़ी को किसी लोको पायलट को सेमाफोर रोक सिग्नल की बत्ती बुझी मिलती है तो वह अपनी गाड़ी को उस सिग्नल पर रोक देगा और यदि उसे सिग्नल की दिन की स्थिति साफ साफ दिखाई देती है तो उसका इस बाबत समाधान हो जाता है और सिग्नल ऑफ स्थिति में है तो वह सतर्कतापूर्वक प्रतिबंधित गति से उस सिग्नल को पार करेगा और अपने से संबंधित सभी मध्यवर्ती रोक सिग्नलों का यदि कोई है तो पालन करता हुआ स्टेशन तक पहुंचेगा और स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करेगा। और जिन स्टेशनों पर पी मार्कर रंगीन रोशनी वाले डिस्टेंट लगे हैं वहां यदि किसी सिग्नल में कोई प्रकाश नहीं है या अपूर्ण संकेत मिलता है तो लोको पायलट अपनी गाड़ी को खड़ी कर यह सुनिश्चित करेगा कि पी मार्कर लगा है और अगले रोक सिग्नल पर रुकने की तैयारी से आगे बढ़ेगा। रिपीटिंग सिग्नल यदि बुझा हो तो उसके खंभे पर लगे आर मार्कर को देख करके लोको पायलट यह सिग्नल को पार करके आगे बढ़ेगा और अगले सिग्नल के संकेत के अनुसार कार्यवाही करेगा। फिर हम बात करते हैं रंगीन रोशनी वाले सिग्नलों में सिग्नलों का बुझ जाना। अगर मान लीजिए रंगीन रोशनी वाले सिग्नलों में सिग्नल बुझ जाता है तो क्या करेंगे? तो वे स्टेशन जहां रंगीन रोशनी वाले सिग्नलों को विद्युत धारा फेल हो जाने के कारण या अन्य उपायों के द्वारा प्रकाशित अवस्था में न रखा जा सके तो स्टेशन मास्टर शीघ्र ही दोनों ओर के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। खंड नियंत्रक संबंधित वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता और वरिष्ठ मंडल दूर संचार अभियंता को सूचित करेगा। ऐसे समय में किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देने के लिए स्टेशन को ए क्लास स्टेशन माना जाएगा और किसी भी गाड़ी को इस प्रकार के स्टेशन की ओर भेजने से पूर्व पिछला स्टेशन मास्टर गाड़ी के लोको पायलट को इस बारे में सतर्कता आदेश जारी करेगा जिसमें लिखा होगा कि अगले स्टेशन के सभी सिग्नल बुझे हुए हैं, इसलिए वह सतर्क रहे और उस स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल जिसकी लाइट बुझी हुई है उस सिग्नल पर गाड़ी को खड़ा करे और वहाँ के स्टेशन मास्टर के निर्देशों का पालन करे। स्टेशन मास्टर लोको पायलट को आगमन रोक सिग्नल के लिए और स्टार्टर सिग्नलों पर सभी प्रस्थान सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए अलग अलग T369 3V अधिकार पत्र देगा। तो ध्यान दें कि ऐसी परिस्थिति में पिछले स्टेशन से लोको पायलट को पूर्व सूचना T3691 जारी नहीं की जाएगी बल्कि उसी स्टेशन से T369 3V जारी की जाएगी। लोको पायलट की जानकारी हेतु पिछले स्टेशन से सतर्कता आदेश T409 दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम शंटिंग की। शंटिंग क्या होती है, किस तरीके से शंटिंग की जाती है, परिभाषा क्या है शंटिंग की? इसका अभिप्राय उस संचालन से है जो इंजन सहित या उसके बिना किसी वाहन या वाहनों का या किसी इंजन को या किसी अन्य तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका अभिप्राय जो है उस संचालन से है जो इंजन सहित या उसके बिना किसी वाहन या वाहनों का या किसी इंजन को या किसी अन्य स्वयंनोदित वाहन का गाड़ी के साथ जोड़ने, अलग करने या स्थान बदलने या किसी प्रयोजन के लिए किया जाए। शंटिंग के प्रकार हैं। शंटिंग के प्रकार के अनुसार इस प्रकार हैं जैसे कि हाथ शंटिंग होती है, लूज या हम्प शंटिंग होती है,
फ्लाई शंटिंग होती है, पुश एंड पुल शंटिंग होती है। अब बात करते हैं हाथ शंटिंग की। हाथ शंटिंग क्या होती है? हाथ शंटिंग का अर्थ है मानव शक्ति का प्रयोग कर वाहनों को धकेल कर शंटिंग करना, वो कहलाता है हाथ शंटिंग। हाथ शंटिंग के नियम हम देखें, जिम्मेदार यातायात कर्मचारी के निरीक्षण में भी शंटिंग की जानी चाहिए। ऐसे वाहनों को हमाल कुल्ली दोनों बफर के बीच से या साइड से वाहनों को धकेलेंगे। शंटिंग किए जाने वाले वाहनों के हैंड ब्रेक कारगर होने चाहिए। यदि स्टेशन यार्ड में बाहरतम कांटों के आगे 400 में से एक से अधिक उतार बाहर की तरफ हो तो हाथ शंटिंग नहीं करना चाहिए। हाथ शंटिंग के लाभ हैं, यह शंटिंग कम खर्चीली है क्योंकि इसमें इंजन और ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हाथ शंटिंग से हानि, इस पद्धति में शंटिंग करने से काफ़ी अधिक समय लगता है, इसलिए यह पद्धति वहाँ के लिए उपयुक्त हो सकती है जहाँ कम शंटिंग करनी होती है। फिर है लूज और हम शंटिंग। लूज और हम शंटिंग क्या होती है? लूज शंटिंग का अर्थ है कि गाड़ी में से वाहनों को अलग करके उन्हें इंजन से लूज या हम शंटिंग जो होती है, लूज या हम शंटिंग क्या होती है? लूज शंटिंग का अर्थ है कि गाड़ी में से वाहनों को अलग करके उन्हें इंजन से धक्का दे करके या लुढ़का करके छोड़ देना, जिससे वाहन लुढ़क करके जिस लाइन के लिए कांटे सेट किए गए हैं उस लाइन पर पहुंच जाते हैं। और यदि यही शंटिंग हम्प की सहायता से की जाती है तो उसे हम शंटिंग कहते हैं। निम्नलिखित वाहनों की लूज शंटिंग नहीं की जाएगी। खाली अथवा भरे हुए कोचिंग वाहन क्या हैं? पशुओं से भरे हुए डिब्बे, सभी प्रकार के टैंक वैगन हैं, खतरनाक ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ से भरे वैगन हैं, वैगन जिसमें मानव हो, ट्रैक और हैवी मटेरियल से लदे वैगन हो, क्रेन हो, ओडीसी से भरे वाहन हो और क्षतिग्रस्त वाहन हो, और ऐसे सभी वाहन जिनके ऊपर लूज शंटिंग करना मना है लिखा है। लूज या हम शंटिंग के लाभ क्या हैं? गाड़ियों में कम समय में तैयार होती है, इसमें यार्ड में होने वाली वैगनों का विलंब कम किया जा सकता है। शंटिंग इंजन घंटों में बचत होती है। लूज और हम शंटिंग से हानि की बात करें, लूज और हम शंटिंग से हानि क्या है? वैगनों को क्षति पहुंचती है और वैगनों में लदे माल को क्षति पहुंचती है, जिससे अधिक दावा देना पड़ता है। स्क्विड, पोर्टर और ब्रेक चेंजर्स ज़्यादा लगते हैं, कम सुरक्षित है। फिर है फ्लाई शंटिंग। फ्लाई शंटिंग क्या होती है? मध्य रेलवे पर हम्प यार्डों को छोड़ करके अन्य यार्डों में इस प्रकार की शंटिंग करने की मनाही है। हम्प यार्डों में भी उसी स्थान पर ऐसी शंटिंग की जा सकती है जो यार्ड मैकेनाइज्ड हो और इसमें दो या अधिक, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम्प यार्डों में भी उसी स्थान पर ऐसी शंटिंग की जा सकती है जो यार्ड मैकेनाइज्ड हो, इसमें दो या अधिक वैगनों को अनकपल करके हम्प से लुढ़का दिया जाता है और कांटे अगले वाहन के लिए सेट रहते हैं, और जैसे ही पहला वैगन कांटों से गुजर जाता है कांटों को दूसरी लाइन के लिए सेट कर दिया जाता है। लाभ हम देखें, इसमें शंटिंग में बहुत कम समय लगता है। हानि वे सभी जो कि लूज शंटिंग की हैं। फिर हम बात करते हैं पुश एंड पुल शंटिंग। पुश एंड पुल शंटिंग क्या है? यह पद्धति सबसे सुरक्षित पद्धति है और अधिकतर शंटिंग इसी पद्धति से ही की जाती है। इस पद्धति में वाहन इंजन के साथ ही होते हैं तथा इंजन के साथ ही वाहनों को आगे की ओर से खींचकर पीछे की ओर धकेलकर या निर्धारित स्थान से पकड़ करके निर्धारित स्थान पर रखा जाता है, इसलिए इसे पुश एंड पुल शंटिंग कहा जाता है। और इस पद्धति में शंटिंग का नियंत्रण शंट सिग्नल के साथ साथ कर्मचारियों के हाथ सिग्नल द्वारा भी होता है, इसलिए इसे फ्लैग शंटिंग भी कहा जाता है। लाभ की हम बात करें, यह शंटिंग है बहुत सुरक्षित है, इसमें न तो वैगनों को क्षति पहुंचती है और न ही उसमें रखे सामान को क्षति पहुंचती है और न ही वैगनों के गिरने का खतरा रहता है। हानि क्या है? इस पद्धति में शंटिंग करने में ज़्यादा समय लगता है। फिर शंटिंग के सामान्य नियम हम देखें, शंटिंग के क्या सामान्य नियम हैं? जैसे लोको पायलट को शंटिंग करने के लिए अधिकार पत्र शंटिंग आदेश T/806 देना चाहिए। बड़े स्टेशन यार्ड में जहां अलग से शंटिंग स्टाफ तैनात किए गए हैं या शंटिंग कार्य नियमित और निर्धारित स्थान तक किया जाता है, वहां T/806 दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। शंटिंग कार्य SWR में दिए गए शंटिंग पर्यवेक्षक शंटिंग सुपरवाइजर की निगरानी में की जाएगी, जो कि इस तरीके से होते हैं जैसे बड़े स्टेशनों के स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर, शंटिंग मास्टर और शंटिंग जमादार। रोड साइड स्टेशनों पर गाड़ी का गार्ड। लोको पायलट को स्वयं शंटिंग करनी चाहिए। शंटिंग की अधिकतम गति 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए।
खतरनाक, ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थों से भरे वाहन की शंटिंग की अधिकतम गति 10 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। 5 वॉक्स वैगन की शंटिंग करते समय इम्पैक्ट की गति 2 किलोमीटर पर आवर होती होगी और एक वॉक्स वैगन की शंटिंग करते समय इम्पैक्ट गति है 5 किलोमीटर पर आवर होगी। और शंटिंग कार्य के लिए होम और अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ नहीं किया जाएगा। शंटिंग के दौरान कोई सिग्नल या शंट सिग्नल खराब हो तो उसे ऑन में पार करते हुए लोको पायलट शंटर को शंटिंग पर्यवेक्षक के द्वारा रास्ते में कांटों का सही सेटिंग एवं लॉकिंग सुनिश्चित करने के बाद प्राइवेट नंबर जारी कर तथा सिग्नलों से ऑल राइट हाथ सिग्नल दिखा करके प्राधिकार किया जाएगा। शंटिंग जिसमें जोड़ना काटना शामिल नहीं है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिग्नल पर संचालन शामिल हो, ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर के मौखिक अनुदेशों पर लोको पायलट शंटर के द्वारा शंटिंग की जाएगी, जिसमें कोई शंटिंग स्टाफ की आवश्यकता नहीं होगी। यदि शंटिंग के दौरान किसी सम्मुख कांटे को ट्रैक लॉक या लॉक बार नहीं है तो उसे क्लैंप करना चाहिए। जब 2 इंजन हो तो शंटिंग कार्य के लिए एक ही इंजन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यदि 2 इंजन मल्टीपल रूप में आपस में जुड़े हों तो उसे एक इंजन मान करके ही शंटिंग करनी चाहिए। रोड साइड स्टेशनों पर गार्ड जो शंटिंग कराने के लिए कार्यवाही है, यह सुनिश्चित करेगा कि जहां जरूरी हो शंटिंग करने के लिए कांटे ठीक से सेट कर दिए गए हैं, उसमें ताला लगा दिया गया है और वह स्वयं लोको पायलट को हाथ सिग्नल दिखाएगा। यहाँ पर हम देखें, किंतु जब पूरी की पूरी गाड़ी की एक लाइन से दूसरी लाइन पर शंटिंग की जा रही है तो गार्ड को अपने ब्रेक यान से रहना चाहिए। सामान्यतः शंटिंग करते समय पूरी गाड़ी में एयर प्रेशर होना चाहिए और जब शंटिंग करते समय वाहनों को भारीतम रोक सिग्नलों के बाहर ले जाना हो तो अंतिम वाहन पर जैसे शंटिंग करते समय वाहनों को भारीतम रोक सिग्नलों के बाहर ले जाना हो तो अंतिम वाहन पर टीएल और टीवी या लाल झंडी लगाना चाहिए, जिससे पता लग सके कि ब्लॉक सेक्शन से सभी वाहन आ गए हैं। यदि स्टेशन यार्ड में सबसे बाहरी कांटे के आगे 400 मीटर में एक या उससे अधिक उतार हों तो उस ओर शंटिंग नहीं की जाएगी और यदि करना जरूरी हो तो इंजन उतार की ओर होना चाहिए। शंटिंग शुरू करने के पहले शंटिंग से संबंधित सभी कर्मचारियों को शंटिंग का पूरा विवरण समझ लेना चाहिए और उस स्टेशन पर लागू शंटिंग प्रतिबंधों की जानकारी लेनी चाहिए। यदि शंटिंग अनुदेश में परिवर्तन करना आवश्यक हो तो पहले शंटिंग कार्य को बंद कर देना चाहिए और जहां तक संभव हो यह जानकारी लिखित रूप में देनी चाहिए और किसी भी स्टेज पर शंटिंग रोक करके उस गाड़ी संचालन किया जाना चाहिए। तथापि T806 के द्वारा दिए गए शंटिंग अनुदेश शंटिंग पूर्ण होने तक लागू रहेंगे। शंटिंग के दौरान कपलिंग को घिसटते हुए नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उसे उचित स्थान पर लगाना चाहिए। सवारी गाड़ी की शंटिंग करते समय जब इंजन को जोड़ना हो तो पहले इंजन को सवारी डिब्बे से 20 मीटर की दूरी पर अवश्य खड़ा करना चाहिए और इसके बाद सावधानीपूर्वक इंजन को लोड कर रोड पर लेना चाहिए जिससे यात्रियों को धक्का न लगे। डेड एंड वाली लाइन पर पुश बैक शंटिंग करते समय डेड एंड वाली लाइन पर पुश बैक शंटिंग करते समय गाड़ी को डेड एंड से 20 मीटर पहले अवश्य खड़ा कर देना चाहिए और उसके पश्चात सतर्कतापूर्वक पुश बैक करना चाहिए ताकि डेड एंड से टक्कर बचाई जा सके। और शंटिंग के दौरान हाथ सिग्नल इस प्रकार दिखाने चाहिए कि वे लोको पायलट को स्पष्ट दिखाई दे। हाथ सिग्नल केबिन से दिखाई जा रहे हों तो नीचे से रीसेट किए जाएंगे, लेकिन यदि स्थावर सिग्नल के आधार पर शंटिंग हो तो हाथ संकेत रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री गाड़ी की शंटिंग में शामिल इंजन के अलावा यदि किसी इंजन को यात्री गाड़ी के पीछे खड़ा किया जाना आवश्यक हो तब इंजन के साथ उपस्थित शंटिंग कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शित हाथ सिग्नलों के अनुसार उसे यात्री गाड़ी के पीछे इंजन और यात्री गाड़ी के बीच कम से कम 50 मीटर की पृथक दूरी पर खड़ा किया जाना चाहिए। शंटिंग पूरी हो जाने के बाद लोको पायलट T806 को स्टेशन मास्टर को वापस कर देगा तो उसे मूल प्रति के साथ चिपका देगा। शंटिंग के समय वर्जित बातें कौन कौन सी बातें हैं शंटिंग के समय जो वर्जित हैं? चलती गाड़ी में डिब्बे को अलग करना, शंटिंग के दौरान
वैगन के नीचे से निकलना, चलती गाड़ी में बफर और कपलिंग पर चढ़कर निकलना, इंजन जोड़ने के लिए इंजन और वाहन के बीच में पहले से खड़ा रहना, वैगन के नीचे आराम करना, यार्ड में सोना और बचाव किए बिना वैगनों की मरम्मत करना। फिर ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करना। ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग किस तरीके से की जाती है? जब भी ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करना हो तो स्टेशन मास्टर आवश्यकता के अनुसार लाइन को ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड करेगा, और यदि लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग कार्य के लिए भेजना हो तो उसे निम्न प्राधिकार दिए जाएंगे: शंटिंग चाबी दे करके, या ब्लॉक ऑक्यूपेशन चाबी दे करके, या अंतिम रोक सिग्नल के नीचे लगा शंट सिग्नल ऑफ करके, या T806 पर ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड का प्राइवेट नंबर लिख करके। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि स्टेशन सेक्शन में शंटिंग करते समय ब्लॉक बैक ब्लॉक फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। ब्लॉक फॉरवर्ड में स्वयं के प्राइवेट नंबर का और ब्लॉक बैक में पिछले स्टेशन के प्राइवेट नंबर का उल्लेख स्टेशन मास्टर के द्वारा T806 में किया जाएगा। स्टेशनों पर शंटिंग के दौरान गाड़ी पटरी से न उतरे, इसके लिए क्या सावधानियां हैं? अपेक्षित कांटे सही लगाने और तालित करने के बाद ही शंटिंग के लिए हाथ सिग्नल दिए जाएंगे। दिन में हाथ और रात में सफ़ेद बत्ती हाथ से हिला करके केबिन कर्मचारियों को कांटा लगाने का संकेत दिया जाएगा, और यह संकेत संबंधित कांटे पर से प्रदर्शित किया जाएगा। केबिन कर्मचारी शंटिंग कर्मचारी के कांटे बदलने का हाथ सिग्नल देखने के बाद पहले यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी रुक गई है। उसके पश्चात कांटे सही लाइन के लिए लगाने के बाद केबिन से खतरा हाथ सिग्नल हटा लेगा। कांटे बदलने से पहले लीवर में स्विचमैन खतरा सिग्नल दिखाएगा, और जब तक केबिन से खतरा हाथ सिग्नल दिखाया जा रहा है तब तक कोई संचालन नहीं किया जाएगा। फिर है दोहरी लाइन खंड पर जाती हुई गाड़ी के पीछे शंटिंग करना। स्टेशन मास्टर इस तरह की शंटिंग करने के खंड नियंत्रक से अनुमति लेगा। गाड़ी जाने के बाद T806 जारी करेगा, जिस पर स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि शंटिंग जाती हुई गाड़ी के पीछे की जा रही है, और उस गाड़ी का नंबर, प्रस्थान का समय आदि का उल्लेख किया जाएगा। यदि गाड़ी के अगले स्टेशन पर पहुंचने, सेक्शन क्लियर होने तक ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग का कार्य पूरा नहीं होता है तो स्टेशन मास्टर तुरंत ब्लॉक फॉरवर्ड करेगा, और शंटिंग कार्य पूरा होने के बाद ब्लॉक फॉरवर्ड रद्द कर दिया जाएगा। फिर देखते हैं इकहरी लाइन खंड पर स्टेशन सेक्शन के बाहर शंटिंग करना। ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए ब्लॉक बैक लेना जरूरी है, लेकिन जहाँ पर टोकन वाले ब्लॉक उपकरण लगे हैं वहाँ TAL की व्यवस्था में आउटर सिग्नल तक तथा बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में होम सिग्नल तक बिना ब्लॉक बैक किए शंटिंग की जा सकती है, बशर्ते कि किसी गाड़ी को लाइन क्लियर नहीं दिया गया हो। लेकिन जैसे ही दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर के द्वारा लाइन क्लियर मांगी जाती है तो स्टेशन मास्टर तुरंत लाइन को ब्लॉक बैक करेगा। इकहरी लाइन खंड पर जहां टोकन लेस ब्लॉक उपकरण लगे हैं वहां ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए ब्लॉक बैक किया जाएगा। फिर आती हुई गाड़ी की दिशा में शंटिंग करना। आती हुई गाड़ी की दिशा में शंटिंग कैसे करते हैं? इकहरी लाइन खंड पर इस प्रकार के शंटिंग केवल स्टेशन सेक्शन में ही की जा सकती है यदि स्टेशन संचालन नियम अनुमति दे दे तो। यदि स्टेशन यार्ड में आती हुई गाड़ी की दिशा में 400 में से 1 या अधिक का उतार है तो ऐसी शंटिंग करते समय इंजन आगे होना जरूरी है, और छोटी लाइन पर स्टेशन सेक्शन में उस ओर जिधर से गाड़ी आने के लिए लाइन क्लियर दिया गया है ऐसी शंटिंग तब तक नहीं की जाएगी तब तक कि गाड़ी प्रथम रोक सिग्नल पर आकर रोक न जाए और SM स्टेशन मास्टर स्वयं इस बात को सुनिश्चित न कर लें। गाड़ियों के आगमन प्रस्थान के दौरान शंटिंग। गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान के दौरान शंटिंग किस तरीके से की जाती है? ऐसी किसी लाइन पर से आने वाली जाने वाली गाड़ियों के लिए सिग्नल ऑफ किया गया है तो जिसका पृथक्करण नहीं किया गया हो तो उन कांटों की ओर से शंटिंग नहीं की जाएगी जिन पर आने वाली और जाने वाली गाड़ी को पास होना है। केवल उन स्टेशनों को छोड़कर जहां बार बार शंटिंग की जाती है और जब ऐसे कांटों को रोक सिग्नल या शंट सिग्नल या स्टॉप बोर्ड के द्वारा सुरक्षित किया गया हो, ऐसी शंटिंग करते समय निम्नलिखित सावधानियों का अनुपालन किया जाएगा। शंटिंग प्राधिकृत सक्षम रेल सेवक के पर्यवेक्षण में किए जाएं। रेल और लोड पूरी तरीके से एयर ब्रेक पर हो। यहाँ पर हम देखें जैसे कि शंटिंग के दौरान गाड़ी की गति है 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखें ऐसे उतार वाले स्टेशन पर शंटिंग करना जिसकी मुख्य लाइन अन्य लाइनों से आइसोलेटेड नहीं है, जैसे कि
SR जो है हमारा, इसमें बताया गया है ऐसे उतार वाले स्टेशनों पर शंटिंग करना जिनकी मुख्य लाइन व अन्य लाइनों से आइसोलेटेड नहीं है। ऐसे स्टेशन पर जहां स्टेशन से बाहर की ओर उतार है, वहां उतार की ओर शंटिंग करते समय इंजन सामने की ओर अर्थात उतार की ओर होना चाहिए। ऐसे स्टेशन पर जहां इंजन को उतार की ओर रखना संभव न हो सके तो शंटिंग दूसरी ओर से की जा सकती है, बशर्ते कि उस ओर से किसी गाड़ी को आने के लिए लाइन क्लियर नहीं दिया गया हो, और इस तरह की शंटिंग को स्टेशन बिल्डिंग तक या उतार से 45 मीटर पहले स्थान तक की जा सकती है। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियों का पालन भी शंटिंग करते समय किया जाएगा, जैसे कि लूज शंटिंग नहीं की जाएगी, लोड को पूरी तरीके से एयर प्रेशर पर लिया जाएगा, अलग किए गए वैगनों को हैंड ब्रेक लगा करके और लकड़ी की गुटकी लगा करके स्थिर किया जाएगा, इंजन को लोड पर लेते समय पहले इंजन को लोड से 20 मीटर पहले खड़ा किया जाएगा और उसके बाद उसे सावधानीपूर्वक लोड पर लिया जाएगा जिससे धक्का न लगे, और जिस स्थान के आगे इस प्रकार की शंटिंग करना मना है उस स्थान को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा। इन नियमों को उस स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें स्पीड चार्ट की बात करते हैं हम। स्पीड चार्ट में जो गति होती है और उसकी परिस्थितियाँ भी यहाँ पर दी जाती हैं। जैसे स्पीड चार्ट में पैदल की बात करें, पैदल दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान सुरंग से गुजरते समय यह सुरंग साफ होने की सुनिश्चित नहीं हो। इकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान सुरंग से गुजरते समय जब सुरंग साफ होने की सुनिश्चिति नहीं हो। फिर 2 किलोमीटर पर आवर 5 वॉक्स वैगन की शंटिंग के समय इम्पैक्ट गति है। 3 किलोमीटर पर आवर रेल डाली की अधिकतम गति है। 5 किलोमीटर पर आवर एक वॉक्स वैगन की शंटिंग के समय इम्पैक्ट गति है। 8 किलोमीटर पर आवर IVS सिग्नल को ऑन में पार करते समय और अगले स्टेशन तक जब टेलीफोन खराब हो तथा दृश्यता साफ ना हो। 10 किलोमीटर पर आवर 8:30 में यानी 8 से 1/2 में स्ट्रेट टर्न आउट पर या लूप लाइन क्रॉस ओवर में गाड़ी की गति। हॉट एक्सल गाड़ी को लूप लाइन पर लेते समय कांटों पर गति। नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन पर सम्मुख कांटों पर पॉइंट्समैन उपस्थित ना होने पर मालगाड़ी की गति। फिर इकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान लाइन क्लियर के लिए जाने वाले साधन की गति जब दृश्यता साफ ना हो, और इकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान एक से अधिक गाड़ियों को लाइन क्लियर मिलने पर अनुगामी गाड़ी की गति और यह दृश्यता साफ ना हो। स्वैचल सेक्शन में सभी सिग्नल खराब होने या संचार के साधन भंग होने के दौरान गति जब दृश्यता साफ न हो। अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता के लिए जाने वाले इंजन गाड़ी की गति जब दृश्यता साफ न हो। दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान गाड़ियों की गति जब दृश्यता साफ न हो। फिर है रेल पथ में खराबी का पता चलने पर बिना PWI के ब्लॉक सेक्शन में जाने पर लोको पायलट के द्वारा रेल पथ सुरक्षित महसूस होने पर खराबी के स्थान में गुजरते समय अधिकतम गति। केरोसिन द्रव्य, ईंधन, स्प्रीट, ज्वलनशील द्रव्य, खतरनाक विस्फोटक, तेजाब गैस, जहरीली वस्तुओं आदि से लदे वाहन के शंटिंग की अधिकतम गति। इंजन की सिटी फेल होने पर दृश्यता साफ न होने पर स्वैचल सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने पर अगले सिग्नल तक गति जब दृश्यता साफ न हो। अर्ध स्वैचल सिग्नल ए प्रज्वलित को ऑन में बिना प्राधिकार पत्र के पार करने पर अगले सिग्नल तक जब दृश्यता साफ न हो। पुशिंग बैक की गति जब पीछे की ओर ब्रेक यान ना हो या ब्रेक यान में गार्ड ना हो या दृश्यता साफ ना हो। सामग्री गाड़ी में गिट्टी गिराते समय अधिकतम गति। फिर हम बात करते हैं 8 से 11 किलोमीटर पर आवर पटाखों का परीक्षण करते समय खाली माल डिब्बों को इंजन के द्वारा धकेलते समय गति। जैसे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बात करें हम, 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड में क्या होगा। स्वैचल सिग्नल को ऑन में पार करने पर अगले स्टेशन तक जब दृश्यता साफ हो। अर्ध स्वैचल सिग्नल ए प्रज्वलित को ऑन में बिना अधिकार पत्र के पार करने पर अगले स्टेशन तक जब दृश्यता साफ हो। IVS सिग्नल को ऑन में पार करने पर अगले सिग्नल तक जब टेलीफोन खराब हो तो दृश्यता साफ हो। शंटिंग की अधिकतम सामान्य गति। पेट्रोलमैन विलंबित होने पर उस सेक्शन में जाने वाली गाड़ियों की रात के समय गति। अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता के लिए जाने वाले इंजन और गाड़ी की गति जब दृश्यता साफ हो। फिर रोक सिग्नल को ऑन में पार करने पर कांटों पर गति।
नॉन इंटरलॉक्ड और संशोधित नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशनों के कांटों पर से गुजरते समय अधिकतम गति। इकैरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान लाइन क्लियर के लिए जाने वाले साधन की गति जब रास्ता साफ हो। फिर 15 किलोमीटर पर आवर में हम देखें ईएमयू रेल का अगला कैब खराब होने पर पिछले कैब से गाड़ी चलाते समय। टीटीएम मशीनों के कांटों पर अधिकतम गति। नैरो गेज में इंजन की हेडलाइट खराब होने पर। और 8 सही 1/2 वन कार्डन टर्न आउट लूप लाइन और क्रॉस ओवर में गाड़ी की गति। 12 में एक स्ट्रेट टर्न आउट लूप लाइन क्रॉस ओवर में गाड़ी की गति। ओवरहॉलिंग या नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान गाड़ी की गति। फिर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बारे में बात करें। रेल फ्रैक्चर या वेल्डिंग ऑफ होने पर अस्थायी मरम्मत के पश्चात उस पर गाड़ी की गति। और फ्लैट टायर होने पर सेक्शन क्लियर करते समय गति। फिर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बात करें। 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड टीएसएल में चलने वाली पहली गाड़ी की गति। स्वेचल सेक्शन में टीएसएल के दौरान गलत लाइन पर चलने वाली प्रत्येक गाड़ी की गति। स्वेचल सेक्शन में टीएसएल के दौरान सही लाइन पर चलने वाली पहली गाड़ी की गति। दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान गाड़ियों की गति जब रास्ता साफ हो। और इकैरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान एक से अधिक गाड़ियों को लाइन क्लियर मिलने पर अनुगामी गाड़ी की गति जब रास्ता साफ हो। ब्लॉक सेक्शन में बचे भाग को लेने के लिए जब वहीं लोको पायलट जा रहा हो तो वापस जाते समय इंजन की गति। पुशिंग बैक की गति जब आगे की ओर ब्रेक यान हो और ब्रेक यान में गार्ड हो और रास्ता साफ हो। इंजन की सीटी फेल होने पर गाड़ी की गति जब रास्ता साफ न हो। सी क्लास ओडीसी की गति। और स्वेचल सेक्शन में सभी सिग्नल खराब होने पर संचार के साधन भंग होने के दौरान गति जब रास्ता साफ हो। फिर 30 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग बात करें। 30 किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। 30 किलोमीटर पर आवर में 30 किलोमीटर पर आवर में 132 टन VWL ओडीसी की गति। ओवरहॉलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान गाड़ी की गति। फॉल्टी ओएचई सेक्शन के अप्रभावित हेल्दी लाइन पर जब रास्ता साफ ना हो तो या रात के समय गाड़ी की गति। धुंध कोहरे के मौसम में स्वेचल सेक्शन में गाड़ी की गति जब सिग्नल 2 पीला संकेत बता रहा हो। 8 सही हाफ में एक सिमेट्रिकल धुंध कोहरे के मौसम में स्वेचल सेक्शन में गाड़ी की गति जब सिग्नल 2 पीला संकेत बता रहा हो। हाफ में सिमेट्रिकल स्क्रिप्टेड कर्व्ड टर्न आउट पर गाड़ी की गति। 12 में से एक कर्व्ड टर्न आउट पर गाड़ी की गति। फिर 40 किलोमीटर पर आवर में बात करते हैं। इंजन का हेडलाइट फेल होने पर गाड़ी की गति। इंजन का अगला कैब खराब होने पर पिछले कैब से इंजन चलाते समय गाड़ी की गति। पेट्रोलमैन विलंबित होने पर उस सेक्शन में जाने वाली गाड़ियों को दिन के समय गति। क्लैंप्ड वैगन की गति। क्रेन की जीभ आगे की ओर होने पर गाड़ी की गति। पहली टावर वैगन की अधिकतम गति। वी क्लास ओडीसी की गति। फिर 50 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग बात करें। मानक 1 इंटरलॉक्ड स्टेशन की मेन लाइन पर अधिकतम गति। फिर 60 किलोमीटर पर आवर में बात करें। 60 किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। फॉल्टी ओएचई सेक्शन के अप्रभावित हेल्दी लाइन पर जब रास्ता साफ हो या दिन के समय गाड़ी की गति। धुंध कोहरे के मौसम में पूर्ण ब्लॉक पद्धति में गाड़ी की अधिकतम गति। धुंध कोहरे के मौसम में स्वेचल ब्लॉक पद्धति में गाड़ी की अधिकतम गति जब सिग्नल हरा हो। 75 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग बात करें। सवारी गाड़ी में चौपहिया वाहन लगाए जाने पर गाड़ी की अधिकतम गति। 110 किलोमीटर पर आवर में बात करें। मानक सेकंड आर इंटरलॉक्ड स्टेशनों से गुजरते समय अधिकतम गति। फिर 140 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग बात करें। मानक थर्ड आर इंटरलॉक्ड स्टेशनों से गुजरते समय अधिकतम गति राजधानी की अधिकतम गति। फिर 160 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग बात करें। मानक IVR इंटरलॉक्ड स्टेशनों से गुजरते समय अधिकतम गति शताब्दी की अधिकतम गति। फिर यहाँ पर ध्यान दें कि दर्शाई गई उपरोक्त गति अधिकतम गति है, इससे परिस्थिति के अनुसार कमी की जा सकती है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अधिकतम अनुमेय गति, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।